दोस्तों 27 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। पहला, द क्लीन अप क्रू वी नीड। देखिए यहाँ पे वल्चर कंजर्वेशन की बात की गई है। वल्चर्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी तेजी से इंडिया में वल्चर्स खत्म हुए हैं और उनको बचाना क्यों जरूरी है, उनका बायोलॉजिकल मेकअप ऐसा क्यों है कि ओवरऑल वल्चर्स की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इतनी बढ़ जाती है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखेंगे। वल्चर कंजर्वेशन बहुत पुराना टॉपिक है, आज का टॉपिक नहीं है। जो वल्चर्स मर रहे हैं डाइक्लोफिनाक कंजम्पशन की वजह से, दिस इज अ वेरी ओल्ड टॉपिक, पर चलिए ठीक है, यहाँ पे आ गया है तो एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट, फिर फाइंडिंग इंडियाज वॉइस ऑन अफगानिस्तान। अब देखिए आर्टिकल लिखा है सुहासिनी हैदर जी ने। अब ये नरेंद्र मोदी की सरकार को गरियाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो ओवरऑल हैंडलिंग है इस अफगानिस्तान के क्राइसिस की वो गड़बड़ है। अब जो बाइडन को गरियाओ तो समझ में आता है, बेफिजूल में हर चीज को नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को गरियाने लगो तो उसका क्या मतलब है। तो देखिए द हिंदू है तो द हिंदू में एंटी बीजेपी और एंटी मोदी आर्टिकल्स आते हैं, हम समझ सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो व्यू पॉइंट दे रही है कि हाँ भाई, इंडिया की जो हैंडलिंग रही है काबुल में, अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर वो गड़बड़ रही है। वो कौन से बेसिस पे बोल रही है वो भी मैं बताऊंगा, और वो बेसिस मुझे क्यों गलत लग रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, फिर आप अपने व्यू पॉइंट्स अपने बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कवरिंग द गैप्स इन द गेम ऑफ डाटा। अब ये भी काफी हद तक एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल है। अब गवर्नमेंट ने सही किया या गलत किया वो एक अलग बात है, बट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात नहीं हो रही है। एक्चुअली में 19 अगस्त 2021 में एक आर्टिकल छपा था, द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर इज नो डाटा आंसर। बहुत सारे इश्यूज को लेके हमारी सरकार का ये बोलना है कि उनके पास डाटा अवेलेबल नहीं है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि सरकार ये नहीं बोल सकती हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना वायरस की, उस फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस में कितने लोग इन्फेक्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट वाइज सेग्रीगेशन ऑफ डाटा, एग्जैक्टली कितने लोग मरे, इन सब चीज़ों की हैंडलिंग को लेके बीजेपी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। यहाँ पे भी ऑथर बोल रहा है, फिर ऑथर बोल रहा है कि ओवरऑल डाटा प्रॉपर ना होने की वजह से रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता, हम गोल्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट्स इनइक्वालिटीज़ को हम लोग ठीक तरीके से नहीं समझ सकते, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है ये हम नहीं समझ सकते। तो एक रिलायबल, रेगुलर और वैलिडेटेड डाटा की हमको ज़रूरत है, वो डाटा हमारे पास नहीं है। ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, अभी नेशनल लेवल पे चीज़ें नहीं दिखनी आ रही, हमको सेग्रीगेटेड ग्राउंड लेवल का डाटा चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। एक्यूरेट मेजरमेंट और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। उसके चलते कोरोना वायरस की हैंडलिंग बहुत गलत हुई है, इकोनॉमिकल एलोकेशंस बहुत गलत हुए हैं। तो रह के यहाँ पे भी सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अब देखिए, कोई स्टैटिस्टिक्स होते प्रॉपर तो मैं आपको बताता, स्टैटिस्टिक कोई इसमें है नहीं, तो अलग से इसमें डिस्कस करने वाली कोई बात है नहीं। सुहासिनी हैदर जी वाला आर्टिकल हम डिस्कस कर ही रहे हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, लर्निंग सेफ्टी। रिसेंटली अभी केंद्र सरकार ने टीचर्स के लिए 2 करोड़ कोरोना वायरस की वैक्सीन को एलोकेट किया। तो कुल मिला के टीचिंग को लेके, टीचर्स को वैक्सीनेट करना प्रोएक्टिव बेसिस पे क्या प्लान्स हैं अलग अलग स्टेट्स के। ओवरऑल इजराइल का एग्जाम्पल देख के यहाँ पे बताया गया कि कैसे इजराइल में वैक्सीनेशन के बावजूद कुछ एक बच्चे के वैक्सीनेट ना होने की वजह से, कुछ लोग के वैक्सीनेट ना होने की वजह से डेल्टा वेरिएंट कितनी तेजी से फैला। तो इन सब चीज़ों को लेकर अच्छी इंसाइट है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर नेक्स्ट है रिस्क एंड रिवॉर्ड। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान की बात की जा रही है यहाँ पे। ये जो एसेट मोनेटाइज, जो आप कह सकते हो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो बनाई गई, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कैसे हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में अपना वैल्यू एडिशन करेगा। ओवरऑल कैसे ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्ग टर्म में फीजिबल हो सकता है, क्या सच में इससे कुछ अच्छा निकल के आ सकता है। सरकार यहाँ पे एग्जैक्टली क्या उम्मीद लगा के इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को चालू कर रही है। क्या केवल पैसे जुटाना ही नेशनल मोनेटाइजेशन को पाइपलाइन, मतलब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को चालू करने की वजह है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला कि नहीं भाई, हमें सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, हमें ओवरऑल एसेट्स की क्वालिटी को भी बढ़ाना है। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के क्या व्यू पॉइंट है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल डिटेल में इन 4 आर्टिकल्स की हम लोग एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बता दूं कि 2 मेंबर्स के नाम अभी तक हम लोग नहीं ले पाए, जिससे कि प्रियंका शर्मा है। प्रियंका शर्मा 6 मंथ्स एज अ मेंबर, वेरी वेरी वॉल्व वेलकम बैक प्रियंका शर्मा। एंड स्मिथ कुमार 11 मंथ्स एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्मिथ कुमार एंड प्रियंका शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर कंसिस्टेंट सपोर्ट। आप इतने लंबे समय से मेंबर्स हैं, आपका नाम नहीं ले पाया, पता नहीं इसमें डिस्प्ले नहीं होता है इसके लिए। फिर
शिवांगिनी नंदिनी ने हमको ज्वाइन किया है, ऋषभ चंद्रा ने हमको ज्वाइन किया है, सौमित्र हेम्ब्राम ने हमको ज्वाइन किया है, अमनदीप सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, सशंका चाबुकधारा ने हमको ज्वाइन किया है, शिव जुआरिया ने हमको ज्वाइन किया है, विवेक मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया है, रवि चौधरी ने हमको ज्वाइन किया है। तो रवि चौधरी, विवेक मिश्रा, शिवा जुआरिया, सशंका चाबुकधारा, देन अमनदीप सिंह, सौमित्र हेम्ब्राम, ऋषभ चंद्रा, शिवांगी नंदिनी. I welcome you all to my channel and also welcome to Priyanka Sharma and Smith Kumar. Thank you so much all of you guys and girls for joining. Thank you so much for your consistent support. आपके ज्वाइन करने से सच में मदद मिलती है, इसलिए एवरी डे इन द मॉर्निंग मेरा सबसे पहला टास्क ये रहता है कि अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करूँ. देखिए अभी कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली एक बार प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए. आई विल ब्रिंग सम वेरी एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर माई चैनल मेंबर्स. अभी के लिए तो क्या है कि प्रीलिम्स का कोर्स खत्म करना है, प्रॉमिस किया हुआ है और वो सबके लिए यूजफुल है. तो अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली हेल्प करिए, ज्वाइन बटन दबा के. इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए. और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें. सब्सक्रिप्शन ऑल्सो हेल्प्स. आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करेंगे दैट ऑल्सो हेल्प्स. तो शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन से. द क्लीन अप क्रू वी नीड. वल्चर्स नॉट ओनली कीप आवर एनवायरमेंट फ्री ऑफ कैरकासेस बट ऑल्सो हेल्प कंट्रोल डिजीज आउटब्रेक. देखिए ओवरऑल अगर रामायण में बात की जाए तो रामायण में रावण को कन्फ्रंट करने के लिए जटायु आया था और जटायु वाज इन द फॉर्म ऑफ अ वल्चर. तो मतलब हमारे जो आप कह सकते हैं बड़े बड़े जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें भी वल्चर की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है. फिर इसी एपिक में संपत्ति जो कि जटायु का ब्रदर था उसको भी ऐसा वल्चर दिखाया गया है. उसने लॉर्ड राम को गाइड किया टुवर्ड्स लंका. तो कुल मिला के हमने अपने इन एपिक्स में वल्चर्स की तारीफ की है. मतलब कुल मिला के ओवरऑल ऑथर यहाँ पे एक अच्छी स्टार्ट देने के लिए रामायण एपिक के थ्रू वल्चर्स की इंपॉर्टेंस को एंशिएंट पर्सपेक्टिव में पॉइंट आउट कर रहा है और अब यहाँ पे साइंटिफिक इंपॉर्टेंस दे रहा है. वो बोल रहा है कि जो वल्चर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्कैवेंजर्स ऑफ द इकोसिस्टम. स्कैवेंजर्स कैसे? आपको पता है कि जब कोई जानवर मर जाता है ना तो वो जानवर पड़ के सड़ता रहेगा. अभी वो जानवर पड़ के सड़ता रहेगा तो उस पर ऑर्गेनिजम्स फीड करेंगे तो उसमें पैथोजन पैदा हो सकते हैं जो कि ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसीलिए ऐसा बोला गया है कि वल्चर्स का होना बहुत जरूरी होता है. अगर वल्चर्स होंगे तो वल्चर्स ओवरऑल उस सड़े हुए जानवर को पूरा ही आप कह सकते हो कि डिसइंटीग्रेट कर देंगे, पूरा ही उसको डिकम्पोज कर देंगे और इसीलिए इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है. अब प्रॉब्लम यह कि ये जो वल्चर्स हैं इंडिया अपने 95% वल्चर्स खो चुका है 1990s में और मिड 2000 में. इसलिए इंडिया को अर्जेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स की जरूरत है अपने वल्चर्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए. इससे पहले कि वल्चर्स खत्म ना हो जाएं वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर वल्चर्स. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में वल्चर्स को एज अ सोर्स ऑफ डिजीज समझा जाता है. ये जो वल्चर्स है वो कैरियन पे फीस्ट करते हैं. कैरियन पे फीस्ट मतलब कि जो जानवर मर रहा है उसका जो मांस होगा वो डीके हो रहा होगा, सड़ रहा होगा, तो सड़ते हुए मांस के ऊपर फीस्ट करते हैं ये वल्चर्स. कभी कभी क्या होता है कि जब ये वल्चर्स भूखे होते हैं ना तो एक्सट्रीमली सिक पर्सन जो कि वुंडेड होता है, जो कि मर रहा होता है, उसके ऊपर भी फीस्ट करने लगते हैं. कभी कभी आपने मूवीज पे देखा होगा कि किसी को चोट लग गई, उसके खून निकल रहा है और वल्चर्स उसको जबरदस्ती खाने के लिए दौड़ रहे हैं. तो कुल मिला के इनको काफी डिमोनाइज किया जाता है, इनको अगली समझा जाता है, अनलेवल समझा जाता है. कहीं पे अगर वल्चर्स दिख जाती है तो एंशिएंट कल्चर्स में उनको इम्प्योर समझा जाता था, उनको मार देते थे देखते ही. ये सब बातें यहाँ पे बोली गई. तो कुल मिला के अब देखिए एंशिएंट इंडिया में और एंशिएंट वर्ल्ड में वल्चर्स की साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग थी और ना ही इसकी कोई नॉलेज थी. लेकिन अब हम जानते हैं कि वल्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और वो करते क्या है. अगर हम देखें वो करते क्या है, सबसे पहले इनकी बात करें तो दे बिलोंग टू एस्सीपिट्रिडी फैमिली. इसमें ईगल्स, हॉक्स, काइट्स इस तरीके की बर्ड्स आती हैं. ये रिलेटिवली सोशल बर्ड्स होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं अपने ग्रुप में. इनकी एवरेज लाइफ स्पैन होती है 10 से 30 साल वाइल्ड में. क्योंकि ये बहुत बड़ी होती हैं तो बड़े ट्रीज पे रहती हैं, छोटे ट्रीज पे नहीं रहती हैं. दे आर क्वाइट बल्की. तो ये वल्चर्स आपने देखा होगा ये इतनी बल्की होती पूरा का पूरा सांप उठा के खा जाती हैं. तो ये बड़े आप कह सकते हो रॉकी क्लिफ्स पे, जो बड़े बड़े रॉकी क्लिफ्स या तो वहां दिखेंगे या टॉल ट्रीज पे दिखेंगे. तो सबसे खास बात है स्लो ब्रीडर्स है, इनकी ब्रीडिंग धीमे होती है. इसीलिए जो एग्जिस्टिंग वल्चर्स है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. हर एग्जिस्टिंग वल्चर का सर्वाइवल यहाँ पे जरूरी है. इनकी आई साइट बड़ी जबरदस्त है, इनकी स्मेल जबरदस्त है. तो दूर से अगर कोई मरा हुआ जानवर है तो उसकी बदबू सूंघ लेंगी और वहां पे उसको खाने के लिए चली जाएंगी. इनका कोई वॉश बॉक्स नहीं होता है
तो ये सिंग नहीं कर सकती, ये हिस या फिर ग्रंट की आवाज में एक दूसरे के साथ बात करती हैं। कार्निवोर्स पे रिलाई करती हैं वो कार्निवोर्स जो मर जाते हैं। इनकी बिल्स बहुत पावरफुल होती है, जो इनकी आगे की चोंच होती है। नेक्स बहुत स्ट्रांग होती है ताकि ओवरऑल मीट चंक्स को टीयर ऑफ कर सके। तो कच्चा मांस होता है तो कच्चा मांस को उखाड़ के खाना वैसे ही मुश्किल है, वो भी मरे हुए जानवर का, कोई पक्की चीज तो खा नहीं रहे, ठीक है ना भाई। लेकिन इनके जो लेग्स हैं वो वीक हैं, ठीक है ना, दे हैव वीक लेग्स एंड क्लॉज। ये फूड को कैरी नहीं करते, ये फूड खा लेते हैं, सॉलो कर लेते हैं, लेकिन जब इनको अपने बच्चों को खिलाना होता है ना तो उसी फूड को रिजर्जिटेट कर देते हैं। अब आप बोलोगे रिजर्जिटेट क्या होता है, तो अगर आप फूड सॉलो करने के बाद फिर से फूड अपने मुंह से बाहर निकाल दो तो उसको आप बोलते हो रिजर्जिटेट। तो ये रिजर्जिटेट बहुत करते हैं। एक्चुअली में इन वल्चर्स का जो स्टमक होता है ना वो बहुत एसिडिक होता है, और इतना हाईली एसिडिक स्टमक ही इतने कच्चे मांस को पका सकता है, इसीलिए रॉटिंग कैरकैसेस को ये डाइजेस्ट कर जाती है। इनफैक्ट इतना ज्यादा एसिड होता है कि जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना वो भी इन वल्चर्स की पेट में जाके मर जाते हैं। इंडिया में 9 स्पेशीज हैं वल्चर्स की, और ज्यादातर क्रिटिकली डिसएंडेंड है, मतलब ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब जो मेन रीजन है फॉर द डिक्लाइन ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इज द ड्रग डाइक्लोफिनाक। डाइक्लोफिनाक एक पेन किलर है जो कि वेटरनरी पॉपुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। गाय भैंसों भेड़ बकरियों जानवरों का दर्द दूर करने के लिए इस डाइक्लोफिनाक को इस्तेमाल किया जाता था। अब जब यही जानवर बने तो इन जानवरों को खा लिया इन वल्चर्स ने, और उन जानवर के अंदर डाइक्लोफिनाक था, डाइक्लोफिनाक चला गया आपका वल्चर्स के अंदर। अब ये डाइक्लोफिनाक को नहीं झेल पाए, वल्चर्स के पेट का एसिड हर चीज को बचा ले गया, डाइक्लोफिनाक नहीं बचा पाया। एक छोटी क्वांटिटी ऑफ डाइक्लोफिनाक भी वल्चर के लिए बहुत फैटल हो जाता है, उनके अंदर किडनी फेलियर हो जाता है, सबसे खास बात ये। प्लस ओवरऑल वल्चर्स की हंटिंग भी होती है। ऐसा समझा जाता है कि वल्चर्स में मेडिसिनल हीलिंग पावर्स होती है उनकी बॉडी में, तो उनकी बॉडी को टुकड़ों के लिए उनकी हंटिंग भी की जाती है। फिर कभी कभी आप देखोगे कि जो रॉक्स होती है वहां पे ब्लास्टिंग होती है स्टोन्स की जगह बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, कैरिंग्स होती है स्टोन की, तो वहाँ काफी ब्लास्ट्स वगैरह होते हैं। तो और ये जो हाई रॉकी आप कह सकते हो जो स्ट्रक्चर्स हैं उसी के ऊपर वल्चर रहती हैं, तो एक तो वल्चर उसके ऊपर रहती है, वहीं पे आप ब्लास्टिंग कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे वल्चर्स की यहाँ पे जान चली गई। तो कुल मिला के ये बताया गया है कि वल्चर पॉपुलेशन यहाँ घट रही है। फीरल डॉग, अब पता नहीं फीरल डॉग को यहाँ पे क्यों उन्होंने इंक्लूड कर दिया, फीरल डॉग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं बताई। फीरल डॉग मतलब वो डॉग्स होते हैं भाई जो कि ह्यूमंस के टच में नहीं रहते। कभी कभी जो ओवरऑल सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं ना, जिनको कोई पालता नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी वाले पकड़ ले जाते हैं अगर ज्यादा कहीं कंप्लेन हो गई, तो उनको भी आप फीरल डॉग्स बोलते हो। जंगली कुत्ते जो किसी भी ह्यूमन के टच में नहीं आए होते उनको भी कभी कभी फीरल डॉग बोला जाता है, और ये फीरल डॉग बहुत हद तक बीमारियां फैलाते हैं। तो फीरल डॉग्स के बारे में बेसिकली शायद ऑथर इसलिए बोल रहा है क्योंकि खुलेआम बीमारियां वगैरह फैलाते हैं, तो जो बीमारी हटाने वाले, ओवरऑल एनवायरनमेंट को साफ करने वाले जानवर हैं जैसे कि वल्चर्स, हम इनको बचा नहीं रहे हैं, और फीरल डॉग्स उनके बजाय प्रोलिफरेट कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से आपका कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा ऑथर। फिर ये बोला जा रहा है कि अगर आप वल्चर्स को इकोसिस्टम से रिमूव करते हो तो जो कार्कसेस हैं वो पड़े रहेंगे, ये कार्कसेस हमारे एनवायरनमेंट से साफ नहीं होंगे, और अगर ये कार्कसेस हमारे एनवायरनमेंट से साफ नहीं होंगे तो फिर वो वाटर सिस्टम को कंटेमिनेट करेंगे, रॉट होते जाएंगे, तो उससे नए नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और गंदे गंदी बीमारियां पैदा होंगी। ये डेड एनिमल्स लंबे समय तक रॉट करते रहेंगे, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस यहाँ पे पैदा होंगे, समझ गए। अब सबसे खास बात ये है कि अब जानवर मरा पड़ा है, अगर उसको वल्चर नहीं खाएंगे तो कोई दूसरा जानवर भूखा घूम रहा है वो खाने लगेगा। अब दूसरे जानवर के पेट में वल्चर जितना एसिड नहीं है वो उसको नहीं पचा पाएगा, तो वो बीमार पड़ जाएगा अगर वो सड़े हुए मांस को यहाँ पे खाएगा तो, ठीक है। सबके जो स्टमक्स हैं वो वल्चर्स जितने यहाँ पे एसिडिक नहीं है, समझ गए आप बात को। तो इसीलिए हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम को मेंटेन करने में वल्चर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इन वल्चर्स को बचाने के लिए जैसे ही मालूम पड़ा कि डाइक्लोफिनाक आर द कॉज ऑफ देयर डेथ्स, इंडिया ने डाइक्लोफिनाक को बैन कर दिया वेटनरी यूज में। 2006 में ये बैन लगा दिया गया था। 5 स्टेट्स में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स को भी चलाया गया है अंडर द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन, जो कि 2020 से लेकर 2025 के टाइम पीरियड में चलाया जा रहा है। इस एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन को आप कह सकते हो कि अक्टूबर 2020 में अप्रूव दिया गया है। अब देखिए, अब तक क्या था कि ट्रीटिंग वल्चर को ट्रीट करने के लिए कोई रेस्क्यू सेंटर नहीं था, अब यहाँ पे इनको ट्रीट करने के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाए गए। ओवरऑल वल्चर रेस्टोरेंट बनाए गए। वल्चर रेस्टोरेंट सुन के आपको लगेगा कि ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे वल्चर मार खिलाई जाती, नहीं। वल्चर रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे वल्चर्स को खाना खिलाया जाता है। तो इनकी पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए
डाइक्लोफिनेक फ्री कैरकेसेस दिए जाते हैं इनको कैटल के, वो कैटल जो मर जाती है उनके कैरकेसेस रखे जाते हैं इन वल्चर्स के सामने, ताकि वल्चर्स को खा सके, जिंदा रह सके, इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन पैदा हो सके, उसको फिर वाइल्ड में हम लोग रिलीज कर सके। तो धीरे धीरे जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसे डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को लग रहा है, बट ओवरऑल ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये इतने शॉर्ट टर्म में ऑपरेट नहीं करता, समय लगेगा ओवरऑल वल्चर्स की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में। तो अवेयरनेस और एक्शन दोनों जरूरी है। इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे कब है? 4 सितंबर को। ये हमको मदद कर रहा है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वल्चर्स इन अवर इकोसिस्टम। हमें भी इस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन पहले हम इतना बर्बादी मचा चुके हैं कि ओवरऑल उस बर्बादी को सुधार पाना एंड टाइम में काफी मुश्किल हो जाता है। फिर बात करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। द एसेट मोनेटाइजेशन पुश नीड्स केयरफुल कैलिब्रेशन टू इवेट फ्यूचर हैजार्ड्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो भैया इस बजट में प्लान बनाया गया है कि पब्लिक एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा, ठीक है, ताकि फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। समझिए, पब्लिक एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा। यहाँ पे कौन से पब्लिक एसेट्स की बात की जा रही है? बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो कि फंक्शनल नहीं है, बना दिए सरकार ने बट चल नहीं रहे, कोल माइंस हैं बहुत सारी, हाईवे स्ट्रेचेस हैं, अर्बन ट्रैक्स हैं, स्टेडियम्स हैं, होटल्स हैं, उनसे उतना काम नहीं निकल पा रहा है। तो सरकार ने सोचा है कि सरकार की ओनरशिप में तो इनका काम चल नहीं पा रहा, एक काम करो, इनको रेंटल दे दो, लीज पे दे दो, किराए पे दे दो, हिंदी में बोला जाए तो मतलब ओनरशिप इनकी सरकार के पास ही रहेगी, बट किसी प्राइवेट प्लेयर को ये लोग किराए पे दे देंगे, तो वो प्राइवेट प्लेयर फिर इनको डेवलप करेगा और इनसे अपना पैसा निकालेगा। ओवरऑल इन एसेट्स को लीज पे देने से 5.96 लाख करोड़ की इनकम हो सकती है सरकार की, और इस 5.96 लाख करोड़ से जो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका खर्चा उठा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे सरकार ने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट निकाली प्रोजेक्ट्स की, जिसको अगले 4 सालों तक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जाएगा, और इन्हीं 4 सालों में ऐसा बोला जा रहा है कि हम ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ 5.96 लाख करोड़ कमा सकते हैं। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट से बहुत अलग है, समझ गए? डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में किसी पर्टिकुलर सरकारी कंपनी की ओनरशिप बेची जाती है। यहां पे ये जो सरकारी एसेट्स है ना, इनको बेचा नहीं जा रहा है, इनको किराए पे दिया जा रहा है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में सरकारी एसेट्स को किराए पे दिया जा रहा है, और उस किराए पे देने से जो रेंट इनकम आएगी उससे हम अपनी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी भर सकते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई हमने 100 लाख करोड़ की। ओवरऑल हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन सरकार ने यहाँ पे एक और चीज क्लैरिफाई की है कि ऐसा नहीं है कि ये जो किराए पे देने वाला प्लान हमने चालू किया है, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, ये हमने सिर्फ इसलिए चालू किया कि हमको पैसे चाहिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए। नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने साफ साफ बोला है कि देखिए भैया, हम इन एसेट्स को किराए पे इसलिए नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि हमको पैसा मिल जाए, हम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि देखिए ये एसेट्स खाली पड़े हुए हैं। अब अगर प्राइवेट प्लेयर्स इस पे आएंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स इसको ऑपरेट करेंगे, किराया तो देंगे ही देंगे। हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स लॉन्ग टर्म में इन एसेट्स को मॉडर्नाइज करेंगे। तो ये एसेट्स जो भी अभी अंडर यूटिलाइज्ड है, अगर इनकी हम टेम्परेरी ओनरशिप किराए पे किसी प्राइवेट प्लेयर को देते हैं तो प्राइवेट प्लेयर अपना धंधा तो उस पर चलाएगा ही, और उस ऑपरेशन के प्रोसेस में उस पर्टिकुलर एसेट को मॉडर्नाइज भी करेगा प्राइवेट प्लेयर। इसीलिए मैं यहाँ पे ओवरऑल सरकार का, और इसको ऑफिशियली निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि नेशनल मोनेटाइजेशन का पाइपलाइन चलाने का काम केवल ये नहीं है कि हम पैसा कमा सके, ओवरऑल वो एसेट्स जो अंडर यूटिलाइज पड़े थे, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं था, उनको प्रोडक्टिव कॉज में लगाया जाए, ये भी एक रीजन है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल भी है। रिसेंटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनवाया गया, जिसके थ्रू पैसे इकट्ठे किए गए ताकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की कुछ ट्रांसमिशन लाइंस के नेटवर्क को लगाया जा सके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कुछ इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले, अब उन पैसों से ट्रांसमिशन लाइंस बनेंगी, उनसे जब बाद में कमाई होगी तो जिसने जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसे डाले थे उनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो ये एक प्रकार का तरीका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे जुटाने का। इस तरीके को आप हाईवेज के लिए, गैस पाइपलाइंस के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए लेके आ सकते हो। फिर पोर्ट्स, माइनिंग, रेलवे स्टेशन, कंसेशन एग्रीमेंट्स, लेइंग आउट द काउंटर्स फॉर अ पीपीपी आर प्रपोज्ड। कुल मिला के जो सारे के सारे प्लान है ना, चाहे आप नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात कर लो, चाहे आप इनविट की बात कर लो, चाहे आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात कर लो, ये सारे प्लान एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। जैसे कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती है, जैसे सरकार ने एनविसेज किया है, तो इसी साल 88,000 करोड़ की कमाई आ जाएगी।
उसके अलावा बजट में सरकार ने प्रपोज किया है कि भैया 1.75 लाख करोड़ आएंगे एयर इंडिया और बीपीसीएल को बेच के। अब खास बात यह कि अभी तक एक भी पीएसयू नहीं बिकी है, और अपने आप में पीएसयू बेचना बड़ी बात होती है। फिर जब आप पीएसयू बेचने जाते हो तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उस हिसाब की मिल नहीं पाती है। उसी प्रकार से ये एसेट्स जो आप रेंट पे दे रहे हो, सरकार ने जितना एस्टिमेट किया है कि इस पे इतना रेंट मिलेगा, कहीं प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करने से पहले ऑडिट करा के बोले कि नहीं भाई इतना इसकी वर्थ नहीं है, हम इससे कम पैसा देंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट बनाती है सरकार और डिसइन्वेस्टमेंट कम का होता है। जितना सोचती है सरकार कि इतने में कंपनी बेचेगी, इतनी इसकी वर्थ है, उससे कम पैसा आता है। उसी प्रकार से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में हो सकता है कि जितना सरकार ने सोचा है कि रेंट आएगा, हो सकता है उससे कम पैसा है। इसलिए ओवरऑल यहाँ पे किसी भी डील को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले प्राइवेट प्लेयर के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, सरकार को भी अपने इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में जो एसेट्स किराए पे दिए जाएंगे उनके कंसेशन पीरियड 60 साल तक के हैं। 60 साल के लिए चीज किराए पे दी जाएगी। बहुत लॉन्ग टर्म डील है। और जब बहुत लॉन्ग टर्म डील्स होती है ना, तो दोनों तरफ के व्यू पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्राइवेट प्लेयर के भी व्यू पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, एक सरकारी जो आप कह सकते हैं संस्था है, जो हमारी सरकार है, उसके व्यू पॉइंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और यूटिलिटी मोटिव्स को यहाँ पे एज्यूम करना है। आप 60 साल का प्लान पहले लेके नहीं चल सकते। तो शुरुआत में आपको 3 से 5 साल का प्लान बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे हर 5 साल के बाद उस एग्रीमेंट को रिन्यू करना पड़ेगा। एग्रीमेंट को रिन्यू करते वक्त सरकार प्राइवेट प्लेयर को बेफिजूल में हैरेस ना करे कि भाई तुम ज्यादा पैसा दो। रिस्क को शेयर करना, रिवॉर्ड्स को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में बांटना, ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और केस बाय केस बनेगी वो स्ट्रैटेजी। यही बोला जा रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेस आर नीडेड फॉर एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेज वर्सेस प्रोजेक्शन एट द टाइम ऑफ बिडिंग। जो हम बिड करते वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इतना पैसा आ जाएगा, सरकार जो बिड कर रही है, और एक्चुअली में जो पैसा आएगा, एक्चुअली में वो प्राइवेट कंपनी वहां पे इन्वेस्ट करके कितना कमा पाएगी, इन दोनों प्रोजेक्शंस में फर्क हो सकता है। फिर यहाँ पे सरकार की कमी भी बता रहा था। 2014 के बजट में सरकार ने बोला था कि अलग अलग जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स है ना, उनको रेगुलेट करने के लिए एक एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी। एक्चुअली डिवाइस करने के लिए नए पीपीपी मॉडल। वैसे तो पीपीपी मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स में भी रिसेंटली पढ़ा है। एक तो स्विस मॉडल होता है, एक तो बॉट एन्युटी मॉडल होता है, एक बॉट टॉल मॉडल होता है, एक हाइब्रिड एम्यूनिटी मॉडल होता है। तो इस प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं आपके पीपीपी के, ये मैं आपको रमेश सिंह में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने रमेश सिंह इकोनॉमिक्स नहीं देखी, देख लीजिए, पूरी इकोनॉमिक्स वहीं से तैयार हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स प्लस एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, इससे आपकी पूरी इकोनॉमिक्स यूपीएससी तैयार हो जाएगी, या किसी भी चीज की आप बात कर रहे हो। वापस आ जाते हैं, नए पीपीपी मॉडल्स को डिवाइस करने के लिए और पुरानों को रेगुलेट करने के लिए, उनमें वैल्यू एडिशन करने के लिए एक एपेक्स बॉडी बनाने की बात की गई थी 2014 में भारत सरकार के द्वारा। अभी तक कोई एपेक्स बॉडी नहीं बनाई गई है। अगर ये बना दी जाती तो इंडिया के पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होती एनएमपी को एसेस करने के लिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को एसेस करने के लिए, बिड्स को बहुत प्रॉपर मैनर में सामने रखने के लिए, नए नए मॉडल्स के थ्रू इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइंस के प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन अभी के लिए वो नहीं है। प्लस डिसइन्वेस्टमेंट डील्स में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी डिसइन्वेस्टमेंट डील्स को इस प्रकार से देखा जाता है कि भैया सरकार के पास पैसा नहीं, तो सरकार अनजस्टी में सब कुछ बेच रही है, फायर सेल कर रही है। ये फायर सेल हमको कभी भी हमारे ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले एसेट्स हैं उसमें नहीं दिखनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी तो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आप एक सरकारी एसेट को किराए पे दे रहे हो एक प्राइवेट सेक्टर को, तो यहाँ पे पब्लिक यानी कि सरकार और प्राइवेट प्लेयर दोनों एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पीपीपी डील है। तो इस पीपीपी डील में डिसइन्वेस्टमेंट वाली प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए, प्रॉपर पीपीपी मॉडल इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर बजट 2014 के कहे अनुसार कोई नई बॉडी नहीं बनी है, तो आप अब नई बॉडी बना सकते हो। ओवरऑल इस प्लान की सारी नीटी-ग्रिटीज को ठीक तरीके से देखना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार के लिटिगेशन वगैरह जैसी चीजें न शुरू हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, लर्निंग सेफली एज स्कूल्स प्रिपेयर टू रीओपन द फोकस हैज टू बी ऑन वैक्सीनेशन एंड सेफ बिहेवियर। देखिए, रिसेंटली केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन क्या है कि भैया केंद्र सरकार ने 2 करोड़ कोरोना वायरस की वैक्सीन डोजेस को एलोकेट किया है फॉर द यूनिवर्सल कवरेज ऑफ ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन स्कूल बाय टीचर्स डे। मतलब इस 5 सितंबर तक भाई जितना भी एक स्कूल के अंदर टीचिंग स्टाफ होता है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, सबको भाई यहाँ पे वैक्सीनेट करना है। कब तक? 5 सितंबर तक। और इसके लिए स्पेसिफिकली 2 करोड़ कोरोना वायरस की डोजेस को सरकार ने साफ साइड रख दिया है।
मतलब चलिए एक पॉजिटिव स्टेप है जो हमेशा से ये बोला जा रहा था कि भैया ये जो आपके स्कूल टीचर्स हैं इनको आपको एक कहते हैं ना कि एसेंशियल वर्कर की कैटेगरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्कूल बंद है, आप कितने दिन स्कूल बंद रखोगे, बहुत लंबे समय से स्कूल बंद है, बच्चों की फ्यूचर पे बात आ रही, तो बच्चों की फ्यूचर पे बात आ रही है तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन ये लिया जा रहा है कि भाई 5 सितंबर तक सारे टीचर्स को आपको वैक्सीनेट करना है ताकि फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो सके फ्रॉम सितंबर। हालांकि भाई फेस टू फेस क्लासेस सितंबर से सबको वैक्सीनेट करने के बाद भी शुरू करोगे तो भी रिस्क है, बट यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स पार्शली स्कूल्स को रीओपन करने की सोच रहे हैं, ज्यादातर स्टेट्स क्लास 9 या उससे हायर क्लास। अब एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि हम लोग अपने हायर क्लासेस खोल रहे हैं जबकि जो लोअर क्लासेस के बच्चे उनको ज्यादा क्लासेस की जरूरत है। बट चलो वो खैर एक अलग बात है कि क्या सही है क्या गलत है। हम इंडिया की जो प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से काम करेंगे। वेस्टर्नाइज्ड मॉडल तो हमारे यहाँ उतना है नहीं, अभी हम भी गरीब हैं, आधे ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो 9 से 12वीं ज्यादा जरूरी है, तो उसको पहले खोला जा रहा है। हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात ने बोला है कि हम यंगर क्लासेस के लिए ऑफलाइन क्लासेस चला देंगे। ठीक है, मतलब कि हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात का बोलना है कि क्लास 9 के ऊपर वाले तो पढ़ेंगे, हम यंगर बच्चों को बोलेंगे ठीक है भाई आप स्कूल में आके पढ़ लो। अब यहाँ पे थर्ड वेव ऑफ द पेंडेमिक हमारे सर पे है, कब आएगी कब नहीं आएगी। अब WHO की सौम्या स्वामीनाथन का माने तो पता ही नहीं है कब आएगी। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट, एकेडमिशियंस, पॉलिसी मेकर्स इस बात के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि थर्ड वेव के डर के हमारे स्कूल ना खोला जाए या फिर लिमिटेड बेसिस पे स्कूल खोला जाए। इन दोनों चॉइसेस के बीच में हमको एक बहुत फाइन बैलेंस की जरूरत है, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्कूल बंद होने के चलते लर्निंग में डेफिसिट है। इसके चलते मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब खास बात यह है कि हमारे देश के 97 लाख जो टीचर्स हैं उसमें से हाफ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है, हो रहा है। बचे हुए हाफ को हम लोग आराम से 5 सितंबर तक वैक्सीनेट कर सकते हैं। रीजन बीइंग 2 करोड़ डोजेस यहाँ पे एलोकेट हो चुकी हैं। 2 करोड़ डोजेस 97 लाख लोगों के लिए इनफ है, इसमें से भी आधे वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो डोजेस बहुत है, बस उनको मिला के वैक्सीनेट करना बाकी है। ठीक है, अब ये जो रिस्क है इन्फेक्शन का टू चिल्ड्रन इन द स्कूल रिमेन्स, भाई देखिए सीधी बात है, बच्चों में तो इन्फेक्शन का रिस्क है क्योंकि टीचर वैक्सीनेट हो रहे हैं, बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सर बच्चों की दवाई अप्रूव तो हो गई, अप्रूव हो गई है, बट उसका एडमिनिस्ट्रेशन अक्टूबर से शुरू होगा। मैंने आपको एक शॉर्ट बना के बताया था कि 3 डोज जाइकोव डी अप्रूव हो चुकी है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी कंपनी ने बनाया जाइकोव डी और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने ट्रायल हुए हैं, और सब अपनी मेमोरी की बेसिस बताओ। पहले की वीडियो जाके मत देखो, मैं भी देखूं कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, आप कितना रिवीजन करते हो। तो जाइकोव डी 3 डोज वैक्सीन को 12 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए अप्रूव कर दिया, लेकिन इसको एडमिनिस्टर अक्टूबर से किया जाएगा। तो अगर आप टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को भले ही वैक्सीनेट कर दो, बट बच्चे अभी भी वैक्सीनेट नहीं है, तो बच्चों के बीच में इन्फेक्शन का रिस्क बना रहेगा। अब ये अलग बात है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है कि स्पाइक प्रोटीन वहां पे उतना एक्टिव नहीं होता, तो वो कम इन्फेक्ट होते हैं, बट इन्फेक्ट तो होते हैं ना वो। तो ओवरऑल यहाँ पे फिजिकल क्लासेस को चलाने में बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो, अगर वेदर परमिट कर रहा हो तो ओपन क्लासेस चलाओ, क्लास की स्ट्रेंथ आधी रखो, धीरे धीरे करके बच्चों को बुलाओ, इस प्रकार की चीजें। प्लस वैक्सीनेशन ओवर द एज ऑफ 12 ईयर्स उसको बहुत तेजी से करना होगा, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल इजराइल से निकल के आता है। इजराइल इज वन ऑफ द मोस्ट वैक्सीनेटेड कंट्रीज। 12 साल से ज्यादा की इनकी 78% आबादी पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुकी है, बट इनके यहाँ पे भी डेल्टा वेरिएंट बहुत स्विफ्टली स्पाइक हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब ये लोग ज्यादा वैक्सीनेट हो गए थे तो डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हटा दिए, मास्क मैंडेट हटा दिया, ट्रेवल बैन्स को एलिमिनेट कर दिया। एक केस तो ये देखा गया इजराइल में कि इजराइल के एक क्लास में सारे बच्चे वैक्सीनेटेड थे, एक बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं था क्योंकि वो छुट्टी पे गया था, उसको कोरोना वायरस था, उसने पूरी क्लास को कोरोना वायरस कर दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एक भी अनवैक्सीनेटेड बच्चा यहाँ पे खतरनाक है। इसीलिए मिशन मोड में बच्चों का वैक्सीनेशन भी यहाँ पे शुरू करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटी वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रखना, ठीक है ना। अडॉप्टिंग लो कॉस्ट फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, गुड क्लासरूम वेंटिलेशन, ओपन एयर में इंस्ट्रक्शन करिए। अगर हो सके तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, ठंडी नहीं पड़ रही है, तो ओपन एयर में भी कुर्सियां लगा के पढ़ाया जा सकता है। यूएस की ये जो कुछ स्टडीज हैं क्रेडेंशियलाइज्ड, मतलब प्रॉपर, आप कह सकते हो कि भरोसेमंद स्टडीज ये बोलती हैं कि ओवरऑल वैक्सीनेशन के साथ ये जो ओपन एयर टीचिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है, ये डेफिनेटली दे आर हेल्पफुल इन लोअरिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। देखिए स्कूल खुलेंगे, बच्चे पढ़ने जाएंगे, रिस्क तो है, बट रिस्क को हमको कम करना है, रिस्क को एलिमिनेट तो हम कर नहीं सकते।
प्लस यहाँ पे ये भी बोला गया है कि सेंटर को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए स्कूल के साथ, मतलब स्टेट्स के साथ स्कूल रीओपनिंग एक्सपीरियंस को लेके। मतलब कि एक तो इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स को लेके आना है, जहां जहां पे स्कूल्स रीओपन हो गए वहां के मॉडल्स को हमको फॉलो करना है। फिर एक स्टेट में क्या हो रहा है, कहाँ पे कुछ गलती हुई, इसकी प्रोएक्टिव बेसिस पे इंफॉर्मेशन दूसरे स्टेट तक पहुंचनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, पेरेंट्स को यहाँ पे कन्विंस करना जरूरी है कि ठीक है भाई, आपके बच्चों की हेल्थ खतरे में है, लेकिन उसके एजुकेशन प्रोस्पेक्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, तो हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आप पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करोगे, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत सारी अप्रोचेस यहाँ पे बताई जा रही हैं। और आज के फाइनल आर्टिकल पे, फाइंडिंग इंडियाज वॉइस और अफगानिस्तान, इन अ वर्ल्ड ऑफ हार्ड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, न्यू दिल्ली मस्ट लेवरेज इट्स यूनिक स्ट्रेंथ इन रिमेनिंग एंगेज विद काबुल। अब यहाँ पे भैया सुहासिनी हैदर जी काफी बुराई कर रही हैं। इन्होंने बताया कि भाई जब 15 अगस्त को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल को, तब से हमारा जो देश है वो रिलेटिवली तालिबान के इशू को लेकर साइलेंट है। बिल्कुल ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर ना ही मोदी जी तालिबान के इशू को लेकर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे। ओवरऑल इनसे पूछा गया तो भी ये चुप रहे। इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स को इन्होंने इवैक्यूएट कर लिया। ठीक है, इवैक्यूएशन का प्रोसेस इनफैक्ट बहुत जल्दी शुरू हो गया था जब तालिबान ने टेक ओवर किया और अशरफ गनी वहां से भाग गए। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में, और जब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मीटिंग हुई जेनेवा ने, तो इंडिया ने कंसर्न तो एक्सप्रेस किया कि भाई जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो गलत है, टेररिज्म गलत है, बट ओवरऑल तालिबान को नाम से एड्रेस नहीं किया। उल्टा सीधा बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली इंडिया ने अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसको लेके बोला नहीं है। अगर पिछले 20 साल की बात की जाए तो हमने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। उनकी पार्लियामेंट बनाना, उनका जरान डेलाराम हाईवे बनाना, चाबहार पोर्ट बनाना। चाबहार पोर्ट वैसे ईरान में बना है, बट ऑब्वियस सी बात है अफगानिस्तान के साथ ट्रेड फैसिलिटेट किया है चाबहार पोर्ट ने। तो सामान चाबहार पोर्ट तक जाता है, फिर वहां से जमीन से जाता है अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान से जो एक्सपोर्ट होते हैं पहले चाबहार आते हैं, फिर चाबहार से शिप से लोड होकर इंडिया आते हैं। तो ओवरऑल हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के, सोशल असिस्टेंस के अफगानिस्तान में। बट जब अफगानिस्तान में ओवरऑल तालिबान का कब्जा हुआ तो हमने बहुत ज्यादा उसको वोकली अपोज नहीं किया। हमारा हमेशा से स्टैंस रहा है कि अफगानिस्तान का ओरिजिनल रूलर कौन है, अफगानिस्तान की सरकार है, तालिबान नहीं है। तो उसके बावजूद भी सुहासिनी हैदर जी क्वेश्चन पूछ रही कि हमारे ऑफिसर्स कुछ बोलते क्यों नहीं है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, मतलब तालिबान के अगेंस्ट। फिर इनका यह बोलना है कि भैया यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, पाकिस्तान मीटिंग करते हैं तालिबान को लेके, इंडिया को ज्यादा इन्वाइट नहीं किया जाता है। ओवरऑल जब यूएसए और चाइना ने क्वाड्रिलेटरल बनाया उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ, तब ओवरऑल इस अफगानिस्तान के इशू को लेके इंडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। रशियन प्रेसिडेंट का जो व्लादिमीर पुतिन है, इनकी जो स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान है ज़ल्मय खालिजाद, और प्लस आपके यूएस के जो स्पेशल एनवॉय हैं, एक्चुअली में रशियन प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय हैं जमीर कबुलोव, और यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है ज़ल्मय खालिजाद। इन्होंने जो कुछ भी बातचीत करी तालिबान को लेके उसके बारे में दिल्ली को नहीं बताया। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्रिटिसाइज कर रही है ना सुहासिनी हैदर जी, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। उसका रीजन ये है कि बहुत लंबे समय से यूएसए चाहता है कि इंडिया एक प्रोएक्टिव रोल खेले अफगानिस्तान में, लेकिन इंडिया को प्रोएक्टिव रोल खेलने के लिए अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी। और इंडिया का सीधा सीधा स्टांस है नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। हम अपने सोल्जर्स को वहां के पचड़े में मरने के लिए नहीं भेजेंगे, बहुत सीधी बात है। तो यहाँ पे जो वोकल होने की बात कर रही है ना सुहासिनी हैदर की, इंडिया को बोलना चाहिए, तो वही बात है ना कि भाई आप कुत्तों की तरह कहीं पे भी भौंकते रहो, उसका क्या मतलब है। ओके, आपको एक कैलिब्रेटेड अप्रोच लेनी है। देखिए हम पागलों की तरह जाके वहां पे तालिबान से तो लड़ने नहीं लगेंगे। और ये जो रशिया चाइना शाणापना दिखा रहे हैं आपका अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान और अफगानिस्तान की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, वो किसी की कंट्री के कंट्रोल में अंदर नहीं आए। ना वो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर आए हैं, ना ही वो रशिया चाइना के कंट्रोल के अंदर रहने गए हैं। और हो सकता है कि कुछ समय बाद वो पाकिस्तान का जीना हराम कर दें। तो इंडिया की जो अप्रोच है ना अफगानिस्तान को लेके, मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट है। शांत रहो। जब आपके सामने कोई मुश्किल चॉइस आती है ना, आप शांत रहो ना, आपको ओवर द कोर्स ऑफ टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। रही बात निगोशिएट करने की तालिबान के साथ, तो ऐसा नहीं है कि हम अभी निगोशिएट नहीं कर रहे हैं तो आगे तालिबान के साथ निगोशिएट करने के रास्ते बंद हो जाएंगे। इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तालिबान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तालिबान इस बात को जानता है। उनके जो स्पोक्स पर्सन है सोहेल शाहीन, वो ये बोल चुके हैं कि हम चाहते हैं कि इंडिया यहाँ पे आए और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को पूरा करे।
जो कि वो देश के लोगों के लिए है। तो इंडिया के लिए तालिबान से बात करने का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। तो जो सुहासिनी हैदर जी यहाँ पे बोल रही है ना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान के ऊपर सैंक्शंस की बात करो, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनाए इसके अगेंस्ट बात करो, अफगान सीट यूएन में तालिबान का बंदा नहीं बैठेगा इसके लिए बात करो, तालिबान के टेररिस्ट के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात करो। अब अगर इस प्रकार का काम इंडिया करने लगेगा तब तो डेफिनेटली आपका तालिबान ओवरऑल पाकिस्तान की मदद करने लगेगा इंडिया में टेररिस्ट अटैक कराने के लिए। समझ गए? तो ये जो व्यू पॉइंट यहाँ पे दे रही है सुहासिनी हैदर जी, वो मुझे उतने अप्रोप्रिएट नहीं लगे। अब सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए आप कुछ भी बकवास करते रहो, वो भी सही नहीं है। ठीक है, आप सरकार को क्रिटिसाइज करो, डेमोक्रेसी आप कर सकते हो, बट कोई भी लॉजिकल इलॉजिकल स्टेटमेंट देने लगो मेरे हिसाब से तो वो ठीक नहीं है। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो। आप अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में इस चैनल को ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आई होप आपको अपनी पढ़ाई में इन वीडियोस से मदद मिल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। अच्छा हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लेक्चर की PDF मिल जाएगी, शायद मैंने कल की भी नहीं दी है, अभी अपडेट कर दूंगा। और चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।